आज की सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सम्माननीय श्री जगदीश भाई जी, उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण भाई, संयोजक सम्माननीय श्री सतीश भाई, सहमंत्री सम्माननीय श्री आलोक जी और कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री संजय जी, मेरे सहयोगी और भारत स्वाभिमान के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्री श्रीधर जी और भाई श्री आनंद जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। मैं सबसे पहले अग्रवाल समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये सारे पंखे बंद कराना चाहता हूं, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। पंखे सब बंद कर दो। थोड़ी देर गर्मी में हम बैठे हैं, मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठिए। सारे पंखे बंद कर दो। भारत देश के बारे में मुझे आपसे संवाद करने का जो मौका दिया है अग्रवाल समाज ने, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे मन में भारत के बारे में बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी योजनाएं पिछले 20 वर्षों से आती रहती हैं। और कल जब मैंने अग्रवाल समाज की तरफ से आयोजित आज के कार्यक्रम की जानकारी ली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे मन के विषय पर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। भारत देश की मेरी जो कल्पना है उसको 2 हिस्सों में मैं बांटूंगा। भारत है कैसा वर्तमान में और बनाना कैसा है हमको भारत। इसलिए ये जो विषय है मेरे सपनों का भारत, बजाय इसके हमारे सपनों का भारत, हम सबके सपनों में कुछ न कुछ भारत है। हम कैसा भारत चाहते हैं, किस भारत के लिए हमारे मन में तड़प है, कल्पना है, किस भारत के बारे में हमारे शहीदों के मन में कल्पना थी, तड़प थी, ये सब मैं आज के व्याख्यान में शामिल करूंगा। भारत की आज की वर्तमान स्थिति से मैं शुरू करता हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट को बनाने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका सारी दुनिया में सम्मान होता है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ऐसे ही अर्थशास्त्री हैं। भारत देश का एक बहुत बड़ा विभाग है योजना आयोग। बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता वहां उपाध्यक्ष रहे हैं। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष कोई ऐसा विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता है। और बहुत लंबे समय तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में। और बंगाल की जो सरकार चलती है वहां भी बहुत लंबे समय तक आर्थिक सलाहकार रहे हैं। सारी दुनिया के देशों में उन्हें बुलाया जाता है, वो लेक्चर्स देने जाते हैं। अर्थशास्त्र विषय उनका बड़ा पक्का विषय है। तो ऐसे एक व्यक्ति को सरकार ने कहा कि आप भारत के बारे में थोड़ी जानकारियां इकट्ठी करिए, क्योंकि भारत सरकार कई बार अपने ही द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां देती है जो एक दूसरे के विरोधी होती हैं। जैसे एक सरकार ने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या 37 करोड़ है, एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 33 करोड़ है, एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 30 करोड़ है, एक सरकार ने कहा कि गरीबों की संख्या 39 करोड़ है। अब सही क्या है पता ही नहीं चलता।
तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को कहा गया कि आप ठीक ठीक पता करके बताओ वास्तव में गरीब हैं कितने। तो उन्होंने 4 साल लगाया, अध्ययन किया, अभ्यास किया, बहुत बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उस टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत तकलीफ देने वाली रिपोर्ट है। वो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, देश भर के अखबारों में छप चुकी है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या में 84 करोड़ लोग गरीब हैं। 84 करोड़, 115 करोड़ की जनसंख्या में 84 करोड़ गरीब हैं। अब तक हम इस गलतफहमी के शिकार थे कि 37 करोड़ गरीब हैं, 39 करोड़ गरीब हैं, 33 करोड़ गरीब हैं, लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है 84 करोड़ लोग गरीब हैं। और कितने गरीब हैं ये भी उस रिपोर्ट में है। उनका कहना है कि 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है। इतनी गरीबी है। और वही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं, 84 करोड़ के पास तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को। उन 84 करोड़ों में से 50 करोड़ इतने गरीब हैं कि उनके पास 10 रुपया नहीं है खर्च करने को। 50 करोड़ भारतवासियों के पास। और उसी में से 25 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। और 15 करोड़ इतने गरीब हैं इस देश में जिनके पास खर्च करने को 1 रुपया नहीं है। और 10 करोड़ भारतवासियों के पास तो 50 पैसे भी नहीं है खर्च करने को। ये हमारे देश की नंगी वास्तविकता है, कठोर सच्चाई है। जब ये रिपोर्ट आई ना, सबके होश उड़ गए, संसद में और संसद के बाहर। और प्रश्न चिन्ह ये लग गया भारत देश की विकास योजनाओं पर कि आजादी के 63 साल में हमने किया क्या। गरीबी 84 करोड़। आजाद जब हम हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षण किया था। अंग्रेजी सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे 1947 15 अगस्त को। और उस सर्वेक्षण के बारे में उस समय कई भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने ये संख्या जानबूझ के कम दिखाई है ताकि सारी दुनिया में अंग्रेजों की बदनामी ना हो कि इतने गरीब भारत में आपने पैदा कर दिए। तो इसलिए अंग्रेज कहा करते थे 4 करोड़ गरीब हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको संशोधित कराया। जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने एक कमीशन बनाया और कहा कि गरीबों की सही स्थिति बताओ। तो 1952 में जब पहली पंचवार्षिक योजना बनी इस देश में और लागू हुई, तब नेहरू जी ने कहा कि इस देश में वास्तविक गरीबों की संख्या 16 करोड़ है। मान लिया 16 करोड़ है। अब 16 करोड़ की जनसंख्या 84 करोड़ हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या है। और 5 वर्ष की योजनाएं जो लागू हुई हैं गरीबों के लिए वो अलग हैं। ये जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि 1952 में हमने गरीबों को मदद करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम है प्रथम पंचवार्षिक योजना। और उसका मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना, मुख्य उद्देश्य था। और नेहरू जी ये कहा करते थे संसद में कि एक पंचवार्षिक योजना लागू हो गई, सारे गरीबों की गरीबी मिट जाएगी। लेकिन वो योजना पूरी हो गई, गरीबी नहीं मिटी। फिर दूसरी योजना आई, वो पूरी हो गई तो भी गरीबी नहीं मिटी। तीसरी योजना आई, फिर भी गरीबी नहीं मिटी। ऐसी 11 योजनाएं लागू हो चुकी है। और हर पंचवार्षिक योजना में गरीबी मिटाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, आपके टैक्स का, मेरे टैक्स का। हर पंचवार्षिक योजना, आप जो सरकार को टैक्स देते हैं, मैं जो सरकार को टैक्स देता हूं, उस टैक्स का 10 लाख करोड़ सालाना खर्च होता है। माफ करना, 5 साल में खर्च होता है पंचवार्षिक योजना में।
तो एक योजना का 10 लाख करोड़, तो 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और गरीबी है कि बढ़ती ही जा रही है। एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर हमने 11 पंचवार्षिक योजनाएं नहीं बनाई होती थोड़ी देर के लिए, और 110 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों में बांट दिया होता, तो हर गरीब को 1.5 लाख रुपए मिल गया होता। $110 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया योजनाओं पर, लेकिन गरीबी बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। काश ये पैसा सीधे गरीबों को बांट दिया जाता तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती। माने 110 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, सामान्य बात नहीं है। 110 लाख करोड़ रुपए को कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और 110 लाख करोड़ लिखने में 16 अंक लगते हैं। कैलकुलेटर में ये रकम आती नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इस रकम का हिसाब निकाला था कि इससे सोना खरीद लें, 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें जो सबसे महंगा है, 17,000 रुपए का 10 ग्राम है इस समय। तो 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें तो भारत देश का पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल और पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र का आधा हिस्सा, इतना बड़ा इलाका इस देश का, इस इलाके के एक एक गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकते हैं। और दूसरा कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर सोने का पतरा 10 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर कर दे तो भारत के 6,38,365 सभी गांवों की सड़कों पे बिछा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़, मामूली रकम नहीं है जो खर्च हुई है। अब एक तरफ 110 लाख करोड़ का खर्चा भी हो गया और गरीबी भी नहीं मिटी। ये अफसोस की बात है। या तो ये पैसा खर्च ना हुआ होता तो हम दिल पे पत्थर रख लेते कि गरीबी इसलिए है कि हमारे पास पैसे ही नहीं खर्च करने को। लेकिन एक तरफ हमने 110 लाख करोड़ खर्च भी करा दिया और गरीबी भी नहीं मिटी देश की। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात को सोच सोच कर होती है कि ये 110 लाख करोड़ आपने दिया था, मैंने दिया था खून पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में, वो खर्च हो चुका है और गरीबी बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में 200 देश हैं इस समय। इन 200 देशों की एक सूची बनाई जाती है हर साल। संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम की जो संस्था है दुनिया की, ये सबसे गरीब देशों की एक सूची बनाती है हर साल। तो पिछले साल की सूची बनी और उसमें बताया उन्होंने कि 86 देश दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हैं, अत्यंत गरीब। अगर हिंदी में एक शब्द में इस्तेमाल करूं, महादरिद्र 86 देश हैं। और उन 86 देशों की सूची में भारत का नंबर 70वां है। इसका अर्थ समझ लीजिए, दुनिया में 69 देश हमसे ज्यादा अमीर हैं, जो महादरिद्र हैं वो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। हमारी स्थिति उन महादरिद्र देशों में भी सबसे नीचे है, 70वें नंबर पे। मतलब सीधा सा ये है, दुनिया में जो 86 देश महादरिद्र हैं उनमें से भारत से ज्यादा दरिद्र देश 16 ही हैं। और उन 16 में 2 देश तो वही हैं जो भारत के अंग हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत का नंबर है उस सूची में 70, पाकिस्तान का नंबर है 71, बांग्लादेश का है 72। तो ये 70, 71, 72 तो एक ही कुनबा है, ये तो कोई अलग अलग है नहीं इलाका। तो मतलब ये है कि 72वें नंबर पे हम हैं उस सूची में।
और बहुत कठोर टिप्पणी उस रिपोर्ट में की गई। जब मैंने वो पढ़ी, अच्छी नहीं लगी मुझे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कहना है कि भारत की दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण दुनिया की औसत गरीबी बढ़ गई है। भारत के कारण औसत गरीबी बढ़ गई है पूरी दुनिया की, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही बसते हैं। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मान लें, तीनों को एक ही देश मान लें, तो सारी दुनिया की गरीबी के औसतन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, वो रिपोर्ट ये कहती है। क्योंकि हम आजादी के 63 साल के बाद भी इस गरीबी को मिटा नहीं पाए हैं। हमारे देश का ये हाल है गरीबी का। अब इस गरीबी का बिल्कुल सहयोगी एक है बीमारी, जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का क्या आलम है? तो हमारी ये जो रिपोर्ट आई, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट, वो ये कहती है कि बेरोजगारी के सवाल को उल्टा समझने की जरूरत है। सीधे सीधे ये कहना कि भारत में इतने बेरोजगार हैं, इससे ज्यादा अच्छा ये पहले समझा जाए कि भारत में रोजगार कितने लोगों को है, और ऐसा रोजगार जिसको हम सम्मानजनक कहें। सम्मानजनक माने साल के 18वें वर्ष में, माने जब आदमी 18-19 साल का हो गया, तब उसको कुछ रोजगार या नौकरी मिल जाए और 60 साल तक वो आबाद गति से चलती रहे, कोई उसे छीने नहीं, वो रोजगार उसके हाथ से जाए नहीं, 18 से लेकर 60 साल तक। ऐसे कितने लोग हैं? तो वो रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो पक्का रोजगार है, जिनकी नौकरी कभी नहीं जाती, ऐसे सिर्फ 3.5 करोड़ लोग हैं पूरे भारत में। सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख, 115 करोड़ में जिनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी, जिनको रोजगार बहुत सम्मानजनक मिला हुआ है। वो 3.5 करोड़ लोग कैसे हैं? तो उसका हिसाब है पूरा। 14 लाख लोग तो सेना में हैं, भारत की आर्मी में, 14 लाख के आसपास। सेना में, वायुसेना में, जल सेना में, तीनों में मिला के 14 लाख है। और करीब करीब 15-15.5 लाख हैं रेलवे में, इंडियन रेल, भारतीय रेल। और करीब करीब 17 लाख हैं बैंकों में, भारत की जितनी भी बैंकें हैं। और करीब करीब 15-15.5 लाख हैं बीमा कंपनियों में, एजेंट से लेकर ऊपर तक। और करीब करीब 44 लाख के आसपास हैं केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में, जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ऐसे भारत के 244 पब्लिक सेक्टर हैं। फिर उसके बाद केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, फिर बाकी 90 मंत्रियों के ऑफिसेज हैं, तो ऑफिसेज में काम करने वाले हर स्तर के कर्मचारी, तो कुल मिलाकर सरकार के तंत्र में जो काम करते हैं। और इसमें वो भी मैंने जोड़ दिए, राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं, राज्यों के 33 राज्यों के राज्य स्तर के कर्मचारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य के मंत्री, ये सब जोड़कर कुल 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको पक्का रोजगार है, जिनको सम्मानजनक नौकरी है। और जरूरत पक्के रोजगार की भारत में 64 करोड़ लोगों को है। जरूरत मतलब 64 करोड़ लोगों को सम्मानजनक काम चाहिए, उसमें से 3.5 करोड़ को मिला हुआ है। इसका माने 60.5 करोड़ लोगों को दर दर भटकना है रोजगार के लिए। इन 60.5 करोड़ लोगों में कुछ लोग हैं जो खेती करते हैं, लेकिन खेती में सम्मानजनक खेती करने वाले मुश्किल से 10 से 15 करोड़ ही हैं जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है। सम्मानजनक खेती वो कर पाते हैं। बाकी की जमीन ही 2 एकड़ से कम है भारत में किसानों की, तो उनको सम्मानजनक नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी खेती तो घाटे में रहती है। 2 एकड़ से कम जमीन, ऐसे भारत में 85% किसान।
अब ये जो 85% किसान हैं जिनकी 2 एकड़ से कम जमीन है, यही लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं। कभी सड़क पर रिक्शा चलाते हैं, कभी कहीं किसी का ईंट गारा बनाते हैं, कभी कहीं कोई ठेली लगा लेता है, सब्जी बेच लेता है, कभी कोई फुटपाथ पर कोई सामान रख के उसे बेच लेता है। इस तरह के रोजगार में वो लगे हुए हैं। हमारे देश में जिसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है, असंगठित रोजगार का क्षेत्र, उसमें ये 60 करोड़ 50 लाख लोग हैं जिनकी 12 महीने की कोई भी रोजगारी पक्की नहीं है। किसी को साल में 2 महीने काम मिलता है, किसी को 4 महीने मिलता है, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, ऐसा उनका चलता है। और इनके ऊपर समय समय पर पुलिस के डंडे चलते रहते हैं। वो बेचारे कहीं सड़क पर बैठे हैं, खोमचा लगा के, पुलिस वाला आएगा मारेगा डंडा और नगर पालिका वाला आएगा ले जाएगा पैसे उनसे। रोज भुगतते हैं वो इस बात को। तो 60.5 करोड़ लोग इस देश में दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिनको काम चाहिए और काम नहीं है हमारे पास। खेती हमारे देश में अब इतने घाटे में चली गई है कि इस पर जिंदा रहना संभव नहीं है लोगों का। इतने घाटे में आ गई है खेती। क्योंकि खेती के घाटे में आने का सबसे बड़ा कारण है किसानों के काम आने वाला जो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट है, किसानों के काम आने वाला जो एंडोसल्फान, मेलाथियान आदि आदि कीटनाशक दवाएं हैं, ये पिछले 20 सालों में इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब किसान के बूते का नहीं रहा अब उनको डालना। पहले यूरिया का एक कट्टा 50 किलो का 70 रुपए का था, अब 300 रुपए का हो गया और 2-3 दिन के बाद वो 350 का होने जा रहा है। डीएपी पहले 3 रुपए किलो था, अब 24 रुपए किलो हो गया। 2-3 दिन के बाद ये 28 रुपए किलो होने जा रहा है डीएपी। सिंगल सुपर फॉस्फेट 8 से 10 गुना महंगा हो गया। किसानों के काम आने वाला डीजल जो कभी 3 रुपए 20 पैसे, 3 रुपए 50 पैसे लीटर था, अब वो 38 रुपए लीटर हो गया। तो किसानों के काम आने वाली हर चीज महंगी पे महंगी हो रही है और किसान की पैदा की गई चीजें सस्ते से सस्ती बिक रही हैं। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर। तो खेती इतने घाटे में है कि हर दिन 1 मिनट में इस देश के 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। हर दिन 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं और एक साल में कितने मिनट होते हैं। हर मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं। कहां भागते हैं? शहर में भागते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए। शहर में कोई रोजगार रखा है उनके लिए? वो दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं और अंत में जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में। मुंबई में धारावी नाम का एक एरिया है, वहां की झुग्गी झोंपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं, जहां हम 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। धारावी में इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, हम 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां। और लोग वहां 20-20 साल से रहते हैं। मैंने देखा है झुग्गी झोंपड़ियों के आसपास सरकार की कुछ योजनाओं के सीमेंट के पाइप पड़े रहते हैं नीचे डालने के लिए। उन सीमेंट के पाइप में लोगों के सालों साल गुजरते। इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना, हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये जो शहर माने जाते हैं, मेट्रोज, इनकी आबादी का 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। 65% हर शहर का, इंक्लूडिंग हैदराबाद। हैदराबाद का भी यही हाल है, सिकंदराबाद का भी यही हाल। 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए कि झुग्गी झोंपड़ियों में जितने एरिया में, जितने वर्ग फीट में 5-5 लोग रहते हैं, उतने क्षेत्र में तो जेल में कैदी भी नहीं रहते।
10 फीट चौड़ी 10 फीट लंबी 100 वर्ग फीट की झुग्गी झोंपड़ी में 5-6 लोगों का परिवार है। और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है ना, तो एक कैदी को सामान्य रूप से 50 वर्ग फीट जगह होती है जेल में, और यहां जेल के बाहर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 10-15 वर्ग फीट की ही जगह उपलब्ध है रहने के लिए। उसी में सोना है, उसी में हगना है, उसी में मूतना है, सब उसी में करना है। और आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती हैं। सास ससुर भी रहते हैं, उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं, नाती पोते भी रहते हैं। कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी रह के नहीं देखा। ऐसा बुरा हाल है देश का। और 2-3 बातें उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिली कि भारत में आजादी आ गई। आजादी के बाद सबसे बुनियादी चीज जो हर व्यक्ति को चाहिए, स्वच्छ हवा, वो उपलब्ध नहीं है अब इस देश में। स्वच्छ हवा के बाद चाहिए स्वच्छ पानी, वो उपलब्ध नहीं है इस देश को। रिपोर्ट में कहा, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में 6,38,365 गांवों में से 5 लाख गांव में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। 5 लाख गांव, और उन 5 लाख गांवों का ये हाल है कि 10 से 15 लीटर पीने का पानी, 1 बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गांवों में माताओं को सवेरे 3 बजे सोकर उठना पड़ता है, 2-2.5 मील पैदल जाना पड़ता है, 1 बाल्टी पानी लाती हैं, फिर घर का खाना बनाती हैं, फिर दोबारा से 1 बाल्टी लेके जाती हैं, फिर पानी लाती हैं, तो दोपहर का खाना बनता है। इसी में उनका जीवन खत्म होता है, बाल्टी भर भर के लाने में। 5 लाख गांवों का ये बुरा हाल है। रिपोर्ट का कहना है कि 5 लाख गांव के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जहां जरूरत है, घर के सामने नहीं मिलता है। स्वच्छ हवा नहीं, पीने का पानी नहीं। और इससे भी ज्यादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गांवों में रहने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनमें से 2/3 माने 75% माताओं और बहनों को सवेरे सवेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। उनको सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, खुले में बैठना पड़ता है। मैं कभी कभी गांव में जाता हूं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। जब मैं किसी गाड़ी में बैठ के गांव में जाता हूं किसानों के बीच में व्याख्यान देने, और अक्सर शाम का समय होता है, तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है सड़क पर, तो कई माताएं लोटा लेके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो दैनिक काम के लिए बैठी हुई हैं और 1 मिनट के लिए भी उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती। हम आजादी के 63 साल से कर क्या रहे हैं? अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 2/3 माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में। इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये 2/3 माताएं जब स्नान करती हैं तो चारपाइयां लगानी पड़ती हैं चारों तरफ से। इधर एक चारपाई लगाई, इधर एक लगाई, इधर एक लगाई, और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए, और उसमें थोड़ा स्नान करके फिर वो चारपाई हटानी पड़ती। माने बाथरूम नहीं है। जब टॉयलेट नहीं है तो बाथरूम कहां से होंगे? और ये सारी कहानी आजादी के 63 साल वाले भारत की है। अगर आजादी हमें 2-4 साल पहले मिली होती और ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती, तो दिल पे पत्थर रख लेते कि चलो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन यहां तो ऐसा हाल है, 63 साल के बाद भी यही देखने को मिल रहा है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आधे से ज्यादा गांव, 50% माने 3.25 लाख गांवों में बिजली का बल्ब अभी तक नहीं है, बिजली का तार नहीं है, करंट नहीं है।
मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ, अलीगढ़ जिले में। आपको हैरानी होगी, ये अलीगढ़ जिला दिल्ली के बहुत नजदीक है। राजधानी वहां से 130 किलोमीटर दूर है और मेरा गांव अलीगढ़ से करीब 60 किलोमीटर, तो 190 किलोमीटर भारत की राजधानी से दूर मेरा गांव है। मेरे गांव में अभी तक बिजली नहीं है। मेरे गांव के सभी विद्यार्थियों को अभी भी मिट्टी के तेल की लालटेन में पढ़ाई करनी पड़ती है। 21वीं शताब्दी का गांव है वो। ऐसे भारत में गांव है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 60% गांव, माने लगभग 4 लाख गांव में कोई चिकित्सक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवा नहीं है। उन 4 लाख गांव में अगर किसी मां को बच्चा होने वाला हो तो कोई भी भगवान के भरोसे ही होता है, क्योंकि दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है। या तो बच्चा मरता है या मां मरती है। और अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल जितनी माताएं बहनें हैं उनकी संख्या लगभग 50 करोड़ है। इन 50 करोड़ माताओं बहनों में 25 करोड़ माताओं बहनें हमेशा खून की कमी का शिकार रहती हैं। उनको एनीमिया है, रक्त अल्पता है, हमेशा। उनका हीमोग्लोबिन कभी भी नापो 7, 8, 6 के आसपास आता है। 25 करोड़ माताएं बहनें इस स्थिति में रहती हैं इस देश में हर दिन। अब आप सोचो कि जिन माताओं बहनों का हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 के आसपास हो, वो मां बनती हो और बच्चे का जन्म कराती हो, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है उस मां के लिए और बच्चे के लिए। या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या बच्चा पैदा होते ही मां मरेगी। खून ही नहीं है शरीर में। और हमारी देश की इसी अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 50% से ज्यादा बच्चे जो ऐसी माताओं से जन्म लेते हैं जिनको खून की कमी है, जिंदगी भर कुपोषण का शिकार रहते हैं। उनका वजन हमेशा जरूरत से कम रहता है, मरते हैं फिर। 3 साल की उम्र नहीं देख पाते 50% से ज्यादा बच्चे इस देश। दर्दनाक है ये। बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब कहना। कभी कभी दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। क्या कहूं इसके बारे में। एक ही मन में गुस्सा आता है कि 63 साल से हम कर क्या रहे हैं इस देश में। झक मार रहे हैं। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, इतनी बेरोजगारी, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी इस देश में। एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गया था मेरे जीवन में। आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं उड़ीसा गया। कालाहांडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। वहां मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए एक गांव में। तो व्याख्यान था, मैं पहुंच गया समय पर। 3 लोग आए थे सुनने के लिए। एक मैं था खुद, मेरा व्याख्यान सुनने के लिए। एक माइक लगाने वाला था, एक दरी बिछाने वाला था। 3 लोग आए थे। माइक वाले और दरी वाले की मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी थी। मुझे बोलना था, उनको माइक लगाना था, एक को दरी बिछानी थी, चौथा कोई नहीं था। मैंने माइक वाले से कहा, भाई यहां तो कोई आया ही नहीं, व्याख्यान किसको दूं? तो उसने कहा, मैं बैठ जाता हूं आपके सामने, मुझे ही सुनाओ। और उसने कहा, इसको भी बिठा लेता हूं दरी वाले को, हम 2 तो हैं। तो मैंने कहा, बाकी लोग? तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, आप बोलो, हम सुनेंगे। और उसने कहा, मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है, आप बोलो, वो सुनेंगे सब घर में बैठ के। तो मैंने कहा, भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तो वो एकदम मायूस हो गया माइक वाला, चेहरा लटक गया उसका। और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा, वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे उस दिन करंट लगा, झटका लगा। ऐसी भी गरीबी।
तो मैंने कहा भाई अब व्याख्यान क्या देना, मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया, वो सरपंच का घर था। 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ, किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था, पानी जगह जगह से टपकता था। हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई। तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हमने कहा आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो माता अंदर गई, उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीत कर आता है। उसका नाम है भक्त चरण दास। वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है। तो उसने कहा मेरे ही इलाके में नहीं, भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब हैं जिनके शरीर पर 2 कपड़े नहीं है। 37 करोड़। तो मन में बार बार यही आता है, आखिर हुआ क्या 63 साल आजादी के बाद इस देश में। 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं, हर साल बजट बनता है, ये आपको मालूम है। हर साल बजट बनता है, एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट ना बना हो। चुनाव हो गए किसी साल में तो भी बजट आया है, भले वो 8 महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, बजट हर साल आता है। 1952 से नियमित बजट आ रहा है इस देश में। तो 1952 से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में। बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवार्षिक योजनाएं लागू हुई 5-5 साल की, उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ। फिर राज्य सरकारों के बजट आए, आपको मालूम है बजट 2 स्तर पर माफ करना 3 स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में। एक तो केंद्र सरकार बनाती है, एक तो राज्य सरकार बनाती है, एक तो नगर पालिका बनाती है। नगर पालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ, राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, केंद्र सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं, मिटती नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनकी पूरी ताकत इस बात पे थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे और गरीबी है कि मिटती ही नहीं। उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 साल गरीबी मिटाई इस देश की। 17 साल पिताजी मिटाते रहे, 14 साल बिटिया रानी आ गई और वो गरीबी मिटाती रही। और बिटिया रानी की तो योजना ही थी 20 सूत्री कार्यक्रम, सबसे पहला गरीबी हटाओ। 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला 14 साल की उनकी ताकत लगी, उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई। फिर उनके बेटा राजा आ गए राजीव गांधी, वो 5 साल लगे रहे गरीबी मिटाओ। और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है, आप जानते हो, नरसिम्हा राव आए, उस बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और अब मनमोहन सिंह आए हैं। सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं और गरीबी मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ये गंभीर समस्या है। अब और एक बात बताता हूं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ सारे दुनिया के देशों की और एक रिपोर्ट बनाता है, एक तो सबसे गरीब देश और हर साल वो बताता सबसे अमीर देश दुनिया में, वो भी कौन है। अब हम सबसे गरीब देशों में आते हैं दुनिया में, और सबसे अमीर देशों में जिस देश का नाम है नंबर 1, वो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे अमीर देश दुनिया का। उसके बाद एक देश है, उसका नाम है स्वीडन, सबसे अमीर।
फिर एक तीसरा देश है, उसका नाम है डेनमार्क, सबसे अमीर। फिर एक चौथा देश है, उसका नाम है स्पेन, सबसे अमीर। ऐसे देशों की सूची, फिर अमेरिका, कनाडा आदि आदि उसमें सब आते हैं। तो दुनिया में सबसे अमीर देशों में स्विट्जरलैंड और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत। अब दोनों देशों को समझने की कोशिश करता हूं तो कोई बात समझ में नहीं आती। जैसे स्विट्जरलैंड कैसे सबसे अमीर देश हो सकता है? क्योंकि वहां तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उस देश। कुछ नहीं होता से मतलब कुछ नहीं होता, न खेती होती है, न उद्योग चलते हैं, न कोई व्यापार होता है, न कोई लेन देन होता है। वहां कुछ नहीं होता, खेती नहीं है तो कुछ नहीं है। खेती क्यों नहीं होती स्विट्जरलैंड में? मिट्टी अच्छी नहीं, मिट्टी की जगह पत्थर हैं खेतों में। और पत्थर क्यों है वहां के खेतों में? क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है और बर्फ के नीचे जो मिट्टी ढकी रहती है ना 8 महीने तक, वो मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है, बर्फ जैसी। अब जहां के खेत में 8 महीने बर्फ जमा रहे, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता खेत में। और जिन खेतों में बर्फ ही बर्फ जमा रहे, वहां कितना ही अच्छा बीज डालो, अंकुरण ही नहीं होगा। खेती नहीं है उनके यहां। उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि कच्चा माल नहीं है उनके पास। अगर आपको उद्योग चलाने हैं तो कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल, वो तो खेत में से आता है, वो कारखानों में थोड़ी बनता है। तो उद्योग तो उन्हीं देशों में होते हैं जहां पर खेती अच्छी होती है। अब स्विट्जरलैंड में खेती नहीं तो उद्योग नहीं। एक उद्योग चला करता था वहां थोड़े दिन पहले तक, घड़ी बनाने का, रिस्ट वॉच बनाने का। अब वो भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो वो लोग कहते हैं कि चाइना नाम के देश ने इतनी सस्ती घड़ियां बनाना शुरू कर दिया है कि सारा स्विट्जरलैंड पिट गया उसमें। अब चीन की घड़ी स्विट्जरलैंड में बिकती है किलो के भाव। हां, किलो में घड़ी बिकती है, एक एक नहीं, किलो में। 50 रुपए किलो में, 60 रुपए किलो में घड़ी बिक रही है। तो कौन खरीदेगा स्विट्जरलैंड की इतनी महंगी घड़ी? तो वो उद्योग भी बंद हो गया। व्यापार उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ पैदा नहीं होता, ना खेत में ना उद्योग में। लेन देन किसका करेंगे? तो आप पूछोगे ये जिंदा कैसे है ये देश? ये दूसरे देशों से खाने पीने का कुछ माल ले लेता है स्विट्जरलैंड, और अब उनके जंगलों में कुछ जानवरों का मांस वो पैदा कर लेते हैं, मार पीट के जानवरों को, उसी में से जिंदगी चलाते हैं। लेकिन है दुनिया का सबसे अमीर देश। अब भारत की तुलना करें स्विट्जरलैंड से, भारत में सब कुछ होता है। खेती तो इतनी अच्छी है इस देश में कि दुनिया के किसी देश में ना हो। भारत में औसतन साल में 4 फसल होती है। दुनिया के जिन देशों में खेती होती है ना, वहां साल में एक ही फसल होती है, भारत में 4 है। और 4 फसलें जिस देश में होती हैं, उस भारत देश के फसलों में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती हैं। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर आदि आदि 2000 से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन है भारत के खेतों में। कोई मामूली बात नहीं है ये। अब जिस देश में खेती अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि मिट्टी अच्छी है। मिट्टी दुनिया में शायद ही किसी देश में है जो भारत में। भारत की मिट्टी की विशेषता है, नरम बहुत है, मुलायम है मिट्टी, और इतनी नरम है कि खाली 2 बैलों की जोड़ी और एक हल से इस मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं। यूरोप और अमेरिका की मिट्टी इतनी कठोर है कि वहां मिट्टी को उलट पलट करने के लिए 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगता है। यहां अगर ट्रैक्टर हम चलाते भी हैं ना, तो 10 हॉर्स पावर से ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी नरम है। अमेरिका, यूरोप की मिट्टी कठोर है, तो 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कम पे बात नहीं बनती। मिट्टी नरम है। मिट्टी नरम होने के साथ साथ पानी मिलता है इस देश को, बारिश का भरपूर मिलता है। ये अलग बात है कि बारिश के पानी का हम प्रबंधन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, वो बह के समुद्र में चला जाता है। लेकिन बारिश का पानी भरपूर है इस देश को। अभी भी बारिश बहुत कम हो गई है, फिर भी जरूरत से ज्यादा हमें पानी मिलता है बारिश का। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि एक साल में औसतन
अगर इस देश की बारिश पकड़ी जाए 100 इंच, तो हमारी जरूरत से 30 गुना ज्यादा पानी हमें देता है भगवान। 30 गुना। खेतों में जितनी जरूरत है, कारखानों को जितनी जरूरत है, पीने को जितनी जरूरत है पानी की, और बाकी कामों को जितनी जरूरत है, उससे 30 गुना ज्यादा पानी हमें भगवान देता है, अभी भी हर साल। ये अलग बात है कि हम उस पानी को रोक नहीं पाते और वो बह के बेकार चला जाता है। पानी बहुत अच्छा है, बारिश बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छे हैं इस देश में। इतने अच्छे मौसम दुनिया के किसी देश में नहीं जो भारत में। एक बार मैं पढ़ रहा था सारी दुनिया के मौसमों के बारे में, तो मुझे एक अद्भुत जानकारी मिली, वो ये कि सब दुनिया के देशों में 2 या 3 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। भारत में 16 है, 16 क्लाइमेटिक जोन्स है, पूरी दुनिया में नहीं है कहीं, 16। इसका मतलब समझाता हूं सरल भाषा में। बहुत भयंकर गर्मी अगर देखनी है भारत में, तो कहीं मत जाओ, राजस्थान चले जाओ, चूरू में चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ। ऐसी गर्मी मिलेगी कि उबल जाओ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और बिल्कुल ठंडी देखनी है इस देश में, तो भी यहीं चले जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, -10 डिग्री, -15 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। और इसी देश में एकदम सूखा मौसम देखना है, तो भी राजस्थान चले जाओ। और एकदम गीला मौसम देखना है, तो भी इस देश में देख लो। दक्षिण में आ जाओ, गोवा में बारिश ही बारिश, भयंकर बारिश, टॉरेंशियल रेन, साल में 6-7 महीने बारिश। केरल में चले जाओ, गोवा में चले जाओ। एकदम नमी वाला मौसम देखना हो तो यहां आ जाओ, मुंबई चले जाओ, मद्रास चले जाओ, समुद्र के किनारे वाले शहरों में चले जाओ, भयंकर नमी वाला मौसम मिलेगा। ऐसे 16 तरह के जोन्स इस देश में हैं, क्षेत्र। दुनिया में सभी देशों में 2 या 3 होते हैं, यहां 16 हैं। दुनिया के देशों में या तो ठंड पड़ती है और भयंकर ठंड, और या तो गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी। इसके अलावा तीसरा मौसम ही नहीं है कहीं। आपको मालूम है यूरोप में बारिश का मौसम नहीं है। बारिश वहां हर रोज होती है 2-3 मिनट के लिए, और बिल्कुल हल्की फुल्की, बंद हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। ऐसी बारिश यूरोप में किसी ने नहीं देखी कभी कि भल भला के पानी बरसता हो लगातार 6-6 महीने, 8-8 महीने, है ही नहीं। अगर बारिश अच्छी नहीं है तो पानी नहीं है। तो यूरोप के देशों में पानी बहुत महंगा है, शराब सस्ती है, पानी महंगा है। लंदन जैसे शहरों में जब कभी मैं जाता हूं तो 1 लीटर पानी की बोतल 280 रुपए की खरीदनी पड़ जाती है कहीं, और शराब की बोतल 80 रुपए की। अब मुश्किल यह है कि मैं पी नहीं सकता उसे, हाँ, नहीं तो शराब पानी से सस्ती है, क्योंकि पानी बहुत महंगा है। क्योंकि पानी बरसता ही नहीं, महंगा तो होगा ही। जो भी थोड़ा बहुत पानी उन देशों में है, वो बर्फ जो जमती है उसको पिघलाकर पानी ले लेते हैं, वो है पानी। लंदन में तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कई 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में संडास का पानी, टॉयलेट का पानी बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है। अब ना तो उनके पास पानी है, ना अच्छी मिट्टी है, ना सूरज की धूप है। साल में 6-7 महीने सूरज ही नहीं निकलता। कभी कभी उन देशों में संडे होता है। संडे माने छुट्टी नहीं, सूरज का दिन, संडे कभी कभी होता है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे लंदन में, ये श्रीधर भाई भी गए थे। तो हमारी फ्लाइट जैसे ही उतरी, उस दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था। तो जो ब्रिटिश एयरवेज की वो थे अधिकारी, उन्होंने कहा आप बहुत लकी हैं, आज संडे है, यहां पर सूरज का दिन है, आप बहुत लकी हैं। तो एक से मैंने पूछा कितने दिन में ये दिखाई दिया? उन्होंने कहा हम तो 3-4 महीने से ढूंढ रहे थे, दिख ही नहीं रहा था सूरज।
3-3, 4-4 महीने सूरज नहीं दिखता। अब सूरज है नहीं, मिट्टी अच्छी है नहीं, पानी उनके पास है नहीं, तो खेती तो अच्छी हो नहीं सकती। भारत में ये सब चीजें हैं, सूरज भी है भारत में, एवरी डे इज संडे, हर दिन सूरज का दिन, करोड़ों साल से है, करोड़ों साल तक रहने वाला है। और अच्छी खेती के लिए सूरज की धूप होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पौधे के बड़े होने के लिए सूरज का ही प्रकाश लगता है। और सूरज अच्छा हो तो पानी भी भरपूर होता है, क्योंकि समुद्र की सतह पर सूरज की धूप पड़ती है तो पानी वाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बरसता है। तो सूरज अच्छा, मिट्टी अच्छी, पानी अच्छा, मौसम अच्छा, फसल चक्र अच्छा, मेहनत करने वाले किसान इस देश में 12-12 घंटे काम करें। इसलिए भारत के खेतों में 4 फसलों में 2000 से ज्यादा चीजें पैदा होती हैं पूरे देश में। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, सच्ची घटना। एक बार क्या हुआ, एक जर्मनी के प्रोफेसर के साथ मेरा झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस बात का हुआ कि भारत महान कि जर्मनी महान। झगड़ा इस बात का था, वो कहता था जर्मनी महान, मैं कहता था भारत महान। अब दोनों ने झगड़ा सुलझाने के लिए एक रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला, उसने कहा कि मैं तुमसे भारत के बारे में सवाल पूछूंगा, तुम मुझसे जर्मनी के बारे में पूछो। जिसके सवालों के जवाब में सबसे ज्यादा हाँ, यस आएगा, उसका देश महान। मैंने कहा ठीक है भाई, पूछो। तो उसने कहा पहले तुम पूछो। तो मेरा नंबर आ गया पूछने का। तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल पूछा, जर्मनी में गन्ना होता है? तो उसने कहा नहीं, गन्ना होता ही नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में केला होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में आम होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में लीची होती है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में सेब होता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में संतरा होता है? उसने कहा नहीं। अब थोड़ी देर में बौखला गया वो, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं 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 नहीं, तो हारने वाला है वो। तो कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा चलो अब दूसरा सवाल है। मैंने कहा जर्मनी में पालक होता है? पालक, क्योंकि पालक तो मीठा नहीं है। तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मेथी होती है? मेथी? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मूली होती है? मूली? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में बौखला गया। मैंने पूछा धनिया होता है? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा पुदीना होता है? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा अब तुम ही बता दो होता क्या है इस देश में। हरे पत्ते की कोई चीज तुम्हारे यहां नहीं होती, मीठी चीज तुम्हारे यहां पैदा नहीं होती, होता क्या है? तो उसने कहा जर्मनी में 2 ही चीजें पैदा होती हैं, एक तो आलू और दूसरी प्याज। अब आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, 2 ही चीजें हैं हमारे। फिर मैंने उससे आगे पूछा, मैंने कहा फिर ये जर्मनी के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यहां तो सब माल भरा पड़ा है, यहां तो आम भी मिल रहा है, यहां तो शकरकंद भी मिल रहा है, संतरा भी मिल रहा है, केला भी मिल रहा है, यहां तो सेब भी मिल रहा है, ये सब कहां से लाते हो जब तुम्हारे यहां कुछ नहीं होता? तो उसने कहा ज्यादातर ये माल भारत से आता है। तो मैंने कहा किसका देश महान? तो वो बोला नहीं मुंह से, मान तो लिया उसने कि भारत देश महान, बोला नहीं। मैंने कहा इससे बुलवाना है। तो फिर मैंने कहा अब तुम पूछ लो, तुम भारत के बारे में पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब वो बेचारा फंस गया, क्या पूछे ऐसा जो भारत में नहीं होता। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा इतना गन्ना होता है भारत में कि 6,38,365 गांवों में से 4 लाख गांवों में गन्ना ही गन्ना। उत्तर भारत में गन्ना, दक्षिण भारत में गन्ना, पूर्वी भारत में गन्ना, पश्चिम भारत में गन्ना, और हर जगह का गन्ना अलग है।
कहीं लाल गन्ना, कहीं काला गन्ना, कहीं हरा गन्ना, कहीं पीला गन्ना, कहीं गन्ने में रस बहुत ज्यादा है, कहीं गन्ने में रेशा बहुत ज्यादा है। फिर मैंने समझाया 2550 किस्म का गन्ना भारत में होता है। तो उसकी आंखें फट गई हैं। मैंने कहा हां, कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया में। तो कहने लगा इतना केला? मैंने कहा हाँ, कोई गांव ऐसा नहीं जहां केला नहीं होता इस देश में, हर गांव में केला है। फिर उसने कहा आम होता है भारत में, आम? मैंने कहा भैया, भारत में 500 से ज्यादा प्रजाति के आम तो कभी भी मिल जाएंगे और कुल आमों की प्रजातियां 5000 हैं जो मौसम पे मिल जाती है। दक्षिण भारत का अलग आम, उत्तर भारत का अलग आम, पूर्वी भारत का अलग, पश्चिम भारत का अलग। और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर चलो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिल्ली को केंद्र बनाओ, 100 किलोमीटर की परिधि में घूम के आओ, 500 जात का आम तो उतनी दूरी पर ही मिल जाता है। लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली आम, तोतापुरी आम, दशहरी आम, कितने नाम गिनाओ। दक्षिण के तो अभी नाम ही नहीं गिनाए मैं। नीलम आम, बैगनफली आम। तो वो कहने लगा इतना? मैंने कहा हाँ भाई। फिर उसने कहा ये बताओ भारत में क्या नहीं होता? मैंने कहा यही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गांव में होता है। जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है उतना भारत के एक एक गांव में होता है। ऐसा देश है भारत। माने भगवान की बड़ी कृपा है इस देश पर। हर गांव की मिट्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ हो जाता है हर गांव में। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हर गांव में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था बस, और कुछ नहीं, क्योंकि नमक सब जगह नहीं होता इस देश में। नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गांवों में होता है। नमक छोड़कर हर चीज हर गांव में होती है, कुछ लाना ही नहीं पड़ता बाहर से। इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत, और इतना समृद्धशाली है, इतना समृद्धशाली कि हर गांव में सैकड़ों किस्म की चीजें पैदा हो इस देश में। और एक गहरी बात कहता हूं आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है, इतना सब कुछ होता है, तो भारत गरीब क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो? क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल? क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे? क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए? क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए, जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है? और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है। ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10, 12, 15 दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में। हमारे यहां 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है, सारी मोटर गाड़ियों में, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं। ये गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में, इतनी गैस। और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है। उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं।
थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा, अब तक जो नहीं था। तो तेल इस देश में, गैस इस देश में, खनिज पदार्थ यहां पर। जंगलों में जाओ तो 84,000 किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में। तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है।